Welcome my students once again. This video is dedicated to Lata Mangeshkar, whom I like very much, who is no more today. आज की वीडियो लता जी को समर्पित है. This video is very important for intelligent students who are reading in class 9th, 10th, 11th and 12th. If you want to make your career in English language, then this video is a must watch for you. अगर आप अपना कैरियर इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है. If you like this video, share with your friends. This video is about poetic devices और figures of speech. तो इस वीडियो में हम poetic devices या figures of speech, हिंदी में जिन्हें आप अलंकार कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच. आई विल आल्सो टेल यू डिफरेंट definitions of these figures of speech. Then I will take some examples from literature and your books of class 9th, 10th and 11th where different poets have used different figures of speech. In the end I will tell you how this question is asked in the exam. अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा. 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट्स की जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनमें कहाँ कहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे. द पोएटिक ऑर्नामेंट्स यूज्ड बाय द पोएट टू डेकोरेट हिज वर्स लाइन्स आर कॉल्ड द फिगर ऑफ स्पीच. तो फिगर्स ऑफ स्पीच वो गहने होते हैं जिनकी सहायता से पोएट अपनी पोएम्स को डेकोरेट करता है, सजाता है. इन द अदर वर्ड्स द फिगर ऑफ स्पीच मीन्स ए डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड users of the language or standard orders of the word in order to achieve a special meaning or effect. तो इसके अंदर जो पोएट है, जो लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड यूज होता है, उससे हटकर वो लैंग्वेज के वर्ड्स के अंदर हेर फेर करके कुछ परिवर्तन लाता है ताकि वो अपना एक स्पेशल मीनिंग जनरेट कर सके, कोई स्पेशल इफेक्ट ला सके, हमारे ऊपर कोई स्पेशल इफेक्ट डाल सके. तो ये है डेफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, जिनको पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं. अब हम बात करेंगे मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं. तो मैं आपको बता दूं कि जो मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें सबसे मोस्ट कॉमन है एलिट्रेशन. ओके, उसके बाद में है कंसोनेंस और एंसोनेंस जो कि उसकी टाइप्स है. फिर हम बात करेंगे सिमिली के बारे में. देन वी विल टॉक अबाउट मेटाफर. ओके, मेटाफर के बारे में बात करेंगे. पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन. ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे मिनोटमी, एक्सेजरेशन या हाइपरबोल, ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में हम बात करेंगे. और लास्ट में हम एंटीथेसिस और अपोस्ट्रोफी और लास्ट में ओमनोमोटोपिया के बारे में बात करेंगे. आपको एग्जांपल्स पोएम में कहाँ कहाँ किस किस स्टैंजा में पोइट्स ने इनको यूज़ किया है उसके बारे में भी बताऊंगा. तो हम चलते हैं फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन. ओके, एलिट्रेशन वेरी कॉमन है, बहुत कॉमन है. इट इज़ ए वेरी ओल्ड पोइटिक डिवाइस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्डर देन राइम. तो ये बहुत पुराना पोइटिक डिवाइस है, राइम से भी पुराना है. इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंसोनेंट साउंड और ए वॉवल साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड और इन स्ट्रेस लेवल इज रिपीटेड. और इसके अंदर क्या है कि या तो वोवल साउंड या फिर कंसोनेंट साउंड है, वो किसी वर्ड के शुरू के अंदर या स्ट्रेस लेवल के अंदर है वो रिपीट होती है. और एलिट्रेशन है वो दो टाइप का होता है. कंसोनेंस, सबसे पहले कंसोनेंस. तो कंसोनेंस इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंसोनेंट साउंड
at the beginning of a word or in a stress level is repeated। तो जो कंसोनेंट होता है उसके अंदर कंसोनेंट साउंड किसी भी वर्ड के शुरू के अंदर या स्ट्रेस लेवल के अंदर वो रिपीट होती है। जैसे कि एग्जांपल है 5 miles मेंडरिंग विद ए मोशन। तो ये एस टी कोलरेज की एक पोएम है कुबला खां, जिसको आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, वहां से लिया गया है। ये कंसोनेंट्स का एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर जो मा साउंड है, माइल्स मेंडरिंग विद ए मोशन, मा साउंड है वो बार बार आ रही है। कंसोनेंट्स को हम एलिट्रेशन को हम अनुप्रास अलंकार भी हिंदी के अंदर है वो बोलते हैं। अब क्या है कि हम चलते हैं एंसोनेंस के अंदर। नेक्स्ट जो इसकी टाइप होती है, इसका एग्जांपल सेकंड एग्जांपल भी दिया है मैंने। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ओके, तो ये जो लाइन है ये आपकी क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री की बुक है वहां से लिया गया है, और पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर। तो यहाँ बा साउंड है वो रिपीट हो रही है, ब्रेव, बैरल, ओके, बियर्स। नेक्स्ट है एंसोनेंस। एंसोनेंस वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर वोवल साउंड है वो रिपीट होती है। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए वोवल साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड और स्ट्रेस लेवल और इन ए स्ट्रेस लेवल इज रिपीटेड। और इसका एग्जाम्पल है दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। ये जॉन कीट्स की ओड टू ग्रीशनर, जो कि उसकी बहुत मोस्ट फेमस पोएम है, वहां से ली गई है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स एज इंडिकेटेड बाय द वर्ड लाइक और एज। तो सिमिली को हम हिंदी के अंदर है वो रूपक अलंकार भी बोलते हैं। इसके अंदर लाइक और एज वर्ड है वो पोइट यूज करता है दो चीजों के, दो डिसिमिलर थिंग्स के कंपैरिजन के लिए। ए सिंपल एग्जांपल ऑफ सिमिली इज रॉबर्ट बर्न्स ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। तो रॉबर्ट बर्न की लाइन है ये, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। अब हम कुछ सिंपल एग्जांपल करते हैं सिमिली के। सम कॉमन सिमिली जो होती हैं जैसे एज इंडस्ट्रियस एज एन आंट, ओके, चींटी की तरह से बहुत ज्यादा मेहनती। एज फायर एज ए टाइगर, टाइगर की तरह से बहुत ज्यादा गुस्से वाला जिसको कह सकते हैं। एज फ्रेश एज ए रोज, एज गुड एज अ गोल्ड, एज ग्रीडी एज डॉग, कुत्ते की तरह से लालची। एज हैवी एज लेड, पारे की तरह से भारी। एज बिजी एज ए बी, एज फ्री एज एयर, एज ब्राउन एज बेरी, एज ब्लैक एज क्रो, एज ग्रीन एज ग्रास, एज लाउडर एज थंडर, एज फिर्म एज रॉक, रॉक की तरह से सख्त, चट्टान की तरह से सख्त। एज बिटर एज गेल, एज पेशेंट एज एन ऑक्स, के बैल की तरह से बिल्कुल शांत। एज ब्रिटल एज ग्लास। ओके, अब क्या है कि आपको खुद इनको जो मैंने छोड़ा है आपके लिए करना है, जैसे एज ब्राइट एज, ओके, एज हार्ड एज कनिंग एज मेरी एज। और 21 से आपने करना है एज ए बोर्ड, ओके, एज लॉयन, एज डैश एज a lark, okay, as fire. These are some examples, common examples of simile. You have to complete the list. Okay, 25, 26 you have to write. Next, now let's come to some examples of similes. Okay, similes के कुछ example जो आपकी टेक्स्ट बुक से हैं, क्लास 11 की बुक है, आपकी पोइट्री की बुक है। इसमें पोएम है द लबरनम टॉप। दिस पोएम इज रिटन बाय टेड ह्यूज। टेड ह्यूज की पोएम है द लबरनम टॉप। तो क्या है,
till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch, and then sleek as a lizard. ओके, sleek as a lizard. गोल्डफिंच की तुलना है वो लिजर्ड के साथ की गई है, तो यहां फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली हो गया. एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रेमोर ऑफ विंग एंड ट्रिलिंग. द होल ट्री trembles and thrills. It is engine of her family. She strokes it full, then flutter out to a branch and showing her barred face identity mask. तो this poem is for 11th class. 11th class के स्टूडेंट्स को यहाँ फिगर ऑफ स्पीच जो सिमली यूज हुआ है उसको लर्न करना है, याद रखना है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लास 10th के लिए एक एग्जाम्पल है. All night the root work to disengage themselves from the crack in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. ओके, वैसे ये सिलेबस से पोएम हट चुकी है लेकिन फिर भी करवा रहा हूं. The leaves strain towards the glass. Small twigs stiff with excursion. Long crumbed boughs shuffling under the tree. Like newly discharged patient, half days moving to the clinic door. So here there is a comparison of trees moving to the forest to sick people who are recently discharged from the hospital. तो यहाँ तुलना की गई है. This stanza is from the poem The Tree, written by Adrian Rich. It is class 10th. Okay, it is class 10th poem. Now there is example of another use of simile in class plus 2 book Flamingo. Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpus, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and merry children. So here the poetess has compared her sick mother with a dead body. Okay, ashen like that of a corpus. Okay, here use of simile is there. Now if we move ahead, then there is one more usage of simile is there. Trees sprinting, the merry children spilling out of their houses. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a winter's moon, and felt that old familiar my childhood fears. But all I said was, see you, Amma, soon. Okay, see you soon, Amma. Here the poetess has used again a figure of speech, that is simile. Okay, as a late winter's moon. Now coming to next, okay, there is in 9th class a poem where the poet has used simile. Phoebe Carey. The poem is a legend of Northland, where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. Here comparison is there. Okay, word like is there. Okay, children look like bear's cub. बच्चों की तुलना है वो भालू के जो बच्चे होते हैं उनसे तुलना की गई है. तो यहां पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है सिमली. अब आगे बढ़ते हैं, मेटाफर की तरफ बढ़ते हैं. मेटाफर इज आल्सो लाइक सिमली, बट हेयर कंपैरिजन इज हेयर direct comparison is there. Okay, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग इज देयर. सीधा ही कंपैरिजन कर दिया जाता है विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड लाइक एंड एज. बिना लाइक
और एज वर्ड के ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्राइबिंग वन ऑफ देम। ओके, द कंपैरिजन स्टेट्स दैट वन ऑब्जेक्ट इज अदर। तुलना इस प्रकार से की जाती है और ये कहा जाता है कि एक चीज दूसरी चीज है। इन मेटाफर, द मेटाफर इज इन फैक्ट ए विविड डेवलपमेंट ऑफ सिमिली। सिमिली सेज दैट वन थिंग इज लाइक अनदर। सिमिली में ये कहा जाता है कि एक चीज दूसरी चीज जैसी है, वाइल मेटाफर सेज दैट वन थिंग इज अनदर। लेकिन मेटाफर में ये कहा जाता है कि कोई चीज दूसरी है। जैसे ही इज ए लॉयन, मैं ये कहूं ही इज ए लॉयन, तो यहां पर मैंने सीधा ही कह दिया ही इज ए लॉयन की वो शेर है। मैंने ये नहीं कहा ही इज लाइक ए लॉयन, वो एक शेर जैसे है, ये नहीं कहा। तो ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। लाइफ इज ए वॉकिंग शेडो, ड्रिंक टू मी विथ थाइन आइज। ये सभी एग्जाम्पल है वो मेटाफर के अंदर हैं और ये आपको नेक्स्ट जो हायर क्लासेस हैं वहां के एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं आपकी सिलेबस की एक पोएम है फॉग, ओके, जो कि कार्ल सैंडबर्ग क्लास 10th के अंदर है, फ्लेमिंगो फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर। तो क्या है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। हियर द पोएट हैज यूज्ड मेटाफर। तो याद रखना है बच्चों, 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने इस स्टेंजा के अंदर जो मेटाफर है वो पोएट ने यूज किया है। अब नेक्स्ट आते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ। पर्सोनिफिकेशन, जिसको मानवीकरण हिंदी में बोलते हैं, क्या है? इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर द ह्यूमन इमोशंस आर गिवन टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। क्या है कि हम लाइफलेस चीजों को हम इमोशंस देते हैं। इट यूजुअली बिगिंस विद द नेम ऑफ द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट विद ए कैपिटल लेटर। तो क्या है, जैसे 9th क्लास का जो बुक है वहां से एग्जाम्पल लिया गया है पर्सोनिफिकेशन का। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। ओके, विंड को कहा गया है कि आप धीरे से आइए और विंडोज की शटर्स हैं वो मत तोड़िए, क्योंकि शटर तोड़ने का काम ओके और पेपर को स्कैटर करने का काम है वो इंसान करता है। तो विंड का लेकिन यहाँ विंड है वो ये काम कर रही है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो गया। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। ओके, दिस पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। द पोएम इज विंड एंड द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज पर्सोनिफिकेशन। अब क्या है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, मिनोटमी की तरफ आते हैं। मिनोटमी का कोई एग्जाम्पल नहीं है यहाँ आपकी किसी भी क्लास के अंदर, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में आपको पता होना चाहिए। मिनोटमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट्स ग्रीक मीनिंग इज चेंज ऑफ नेम। ओके, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में इसका मतलब होता है नाम बदल देना। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर विद विच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड। ओके, एक चीज का नाम जिससे वो बड़ा गहरा संबंध रखती है उसको दूसरा नाम दिया जाता है। दस द क्राउन और द सेप्टर कैन बी यूज टू स्टैंड फॉर ए किंग। तो हम राजा को ताज कह सकते हैं। टफ्ट फॉर रेसिंग हॉर्स। फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फॉर द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, हमने ये कह सकते हैं कि हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा है, तो हमारा मीनिंग है वो ये है कि हमने उसकी पोइम्स को पढ़ा है। वेल रोड फॉर सी, वेल का जो रोड होता है उसको समुद्र कह सकते हैं। एंड स्टॉर्म ऑफ सोवर्ड फॉर बैटल, और तलवारों का जो तूफान हो तो उसको हम जंग कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, एग्जेजरेशन। तो एग्जेजरेशन और हाइपरबोल, ओके, इसको अंडरस्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है हिंदी के अंदर अगर मैं कहूं तो इसको हम बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। इट इज a figure of speech which Greek's meaning is overshooting. It is a figure of speech in which there is an exaggeration of a statement either for a serious, ironic or a comic effect. तो हंसाने के लिए या सीरियस कोई बात कहने के लिए हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। जैसे बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ओके, ये अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक वर्क है, वहां से लिया गया है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसको। 10,000 I saw at a glance। ओके, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर पोइट है, उनकी एक डैफोडिल
फेमस पोएम है, वहां से लिया गया है। 10,000 आई सा एट ए ग्लांस, वो डैफोडिल को देख करके बोलता है विलियम वर्ड्सवर्थ कि मैंने 10,000 जो फूल हैं डैफोडिल्स के वो एक ही नज़र में देख लिए। और इसका एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयन डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक है वो इतने बहादुर थे कि वो लॉयन को भी चेज कर सकते थे। तो ये क्या है कि एग्जेजरेशन या हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा करके बात को बोला गया है। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट की तरफ चलते हैं। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव और एन epithet is sometimes transferred from a person to an object or from one word to another। तो इसके अंदर एक एडजेक्टिव है वो एक वर्ड से, जिसके साथ ये एडजेक्टिव लगा होता है, उससे इसका मीनिंग है वो दूसरे के साथ है वो होता है। तो एग्जांपल है जैसे ही टोस्टेड फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज स्लीपलेस बेड। तो वो क्या है कि एक साइड से दूसरे साइड के ऊपर करवटें बदलता रहा। तो यहाँ पर जो स्लीपलेस वर्ड है वो ही के लिए आ रहा है, यानी कि ये बेड के साथ है वो नहीं आना चाहिए। ही टोस्टेड स्लीपलेस, ओके, स्लीपलेस वर्ड है वो यहाँ आना चाहिए। ही टोस्टेड स्लीपलेस फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज बेड, ये होना चाहिए। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। और इसका एक एग्जाम्पल है वो क्लास +2 फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसके अंदर पोएम है आंट जेनिफर टाइगर जो कि एड्राइन रिच ने लिखी है, वहां पर भी एग्जाम्पल है इसका। When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeals she was mastered by the tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन के अंदर है वो फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट है वो यूज हुआ है। +2 के स्टूडेंट्स ने इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंटीथीसिस क्या होता है? एंटीथीसिस is a figure of speech in which one word or an idea is set against another with the object of highlighting the effect of what is said by contrast। तो एक आइडिया दूसरे आइडिया के अगेंस्ट ऐसे रखा जाता है ताकि हम जो हम कहना चाहते हैं उसको और अच्छी तरह से कह सकें। जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, या मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ओके, इंसान है वो बनाता है और भगवान है वो सर्वनाश कर देता है। टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, स्पीच इज सिल्वरली, साइलेंस इज गोल्डन। ओके, मैरिज हैज मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज नो प्लेजर। मैरिज के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा होती है विवाह के बाद, लेकिन अकेले रहने का भी कोई मजा नहीं होता। तो ये है आपका एंटीथेसिस। अब हम चलते हैं अपोस्ट्रोफी की तरफ। अपोस्ट्रोफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और इन इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स आर एड्रेस्ड एज इफ दे आर अलाइव। तो अपोस्ट्रोफी के अंदर जो मरी हुई चीजें होती हैं उनको ऐसे बोला जाता है जैसे कि वो जिंदा हों। ओके, द वर्ड लिटरली मीन्स टर्निंग असाइड, फॉर इन दिस पोएटिक डिवाइस ए पोएट टर्न्स aside to address a person absent or dead। ओके, तो एग्जाम्पल है इसका, ओ वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग। तो ये पीबी शैली एक पोएट हुए हैं, उनकी पोएम है ओ टू वेस्ट विंड, वहां से लिया गया है, फेमस पोएम है, याद रखना। ओ डेथ कम सून, ओके, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, कम पीस ऑफ माइंड। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो एपोस्ट्रोफी के एग्जाम्पल है। अब एनापोरा की तरफ आते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। इट इज ए रेपिटिशन बट फॉर अफर्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बट अफर्मिंग ए पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी एक रेपिटिशन होता है, लेकिन इसके अंदर हम एक क्या है कि एक पॉइंट के ऊपर जोर देना चाहते हैं। ओके, नो वन बाइज ए बॉल बैग। ओके, तो ये जो लाइन है इसको हमने बोला है पोएम द बॉल पोएम के अंदर, जॉन बेरीमैन की पोएम है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने इसको याद रखना है। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच ओमनोमेटोपिया है। इन नैरो
ओमनोमोटोपिया। ओके, स्पेलिंग याद रखना आपने। इन नैरो एंड कॉमन यूज, ओमनोमोटोपिया डिजाइनेट ए वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हुज साउंड सीम्स टू रिजेंबल क्लोजली विद द साउंड इट डोनेट। ओके, तो ये उन वर्ड्स के अंदर होता है जिसकी साउंड को, ये जब वर्ड कोई साउंड को ही हमारे सामने रख देता है तो उसको हम ओमनोमोटोपिया है वो बोलते हैं। क्या है एग्जाम्पल? द मोन्स ऑफ डॉव्स इन मेमोरियम एलम्स एंड मर्मरिंग ऑफ इनमरेबल बीन। तो ये जो पोएम है ये टेनिसन की पोएम है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की, तो वहां से लिया गया है। अब क्या है कि एक एग्जाम्पल है वो क्लास 9 की बुक के अंदर है, आपने इसको याद रखना है। यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। तो ये विंड पोएम है सुब्रमण्या भारती, क्लास 9th की बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ओमनोमोटोपिया है। क्रम्बलिंग वर्ड है वो, क्रम्बलिंग वर्ड की साउंड है वो ही उसका मीनिंग है वो दे रही है कि कोई चीज़ है वो टूटने वाली है या गिरने वाली है। अब क्या है कि क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस इन द फॉलोइंग स्टेंजा और इन द लाइन। तो आंसर में आपका इस तरह से रहेगा, जो भी फिगर ऑफ स्पीच होगा वही आंसर होगा। जैसे एलिट्रेशन हो सकता है, सिमिली हो सकता है, मेटाफर हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, ओमनोमोटोपिया हो सकता है, एंटीथेसिस हो सकता है, ओके, पन हो सकता है। ओके, सारे फिगर ऑफ स्पीच मैंने नहीं किए। ओके, जितने इम्पोर्टेंट थे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को आना चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया। अभी फिगर ऑफ स्पीच और भी हैं, इनके ऊपर कभी टाइम लगे मिलेगा तो फिर वीडियो बनाया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much for listening and watching my video, and have a nice day.